हेलो हाय गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। हम लोग कर रहे हैं टी डी एस टी सी एस एडवांस टैक्स। टी डी एस में जो है पेयर कुछ पैसे देता है पेई को, क्योंकि पेई ने कुछ सर्विस दी होती है। अगर वो सर्विस की अमाउंट जो है एक लिमिट से ज़्यादा है, जिसके बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, तो पेयर एक छोटा सा पोर्शन 1%, 2%, 5%, 10% काट कर जो है गवर्नमेंट को जमा करा देता है और कहता है टी डी एस मैंने इस व्यक्ति का काटा है। अब जब ये व्यक्ति अपना देखेगा ऑनलाइन जाकर पोर्टल पर, तो इसको जो है पता लग जाएगा कि मेरा जो है टैक्स है ये डिपॉजिट हो गया है, क्योंकि पेयर को जो है रिटर्न भरनी होती है क्वार्टरली, और टी डी एस सर्टिफिकेट भी इशू करना होता है कि मैंने आपका टी डी एस काटा है। जब ये रिटर्न सबमिट होती है तो ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो सारे पेई को मिल जाता है कि हमारा कहाँ पर जो है टी डी एस कटा है। उस टी डी एस का बेनिफिट ये ले सकते हैं अपनी इनकम कंप्यूट करने के टाइम। जब टैक्स माइनस करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे इतना तो ऑलरेडी टी डी एस दे चुका हूँ और बैलेंस अमाउंट और देना बाकी है। टी सी एस का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसमें क्या होता है, जो सेलर होता है ना, सेलर बायर से कुछ टैक्स कलेक्ट कर लेता है और गवर्नमेंट को जमा करा देता है। ये सारे आइटम्स जो हैं यहाँ पर लिस्टेड भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसकी 1% ही रेट है। बाकियों पर जो है डिस्काउंट दे दिया गया है, 75% रेट को कर दिया गया है। जो भी एग्जिस्टिंग रेट है उसको 75% से मल्टीप्लाई कर कर नई रेट कर दी गई है 14 मई से 31 मार्च 2021 तक। यानी स्क्रैप, मिनरल्स, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड तेंदू लीव्स पर कम रेट लगेगी कोविड के चलते। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, इसके बाद डेफिनेटली बुक के क्वेश्चन से पहले मैं आपको एडवांस टेक्स्ट कराऊंगा और फिर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कराऊंगा। सेक्शन नंबर 206 सी 1 बोलता है, इफ गुड्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग देन नो टी सी एस required to be deducted. Buyer has to give declaration to the seller in form 27C, and seller will give one copy to Chief Commissioner and Commissioner of Income Tax before 7th of the next month following the month in which declaration is received. If PAN is not intimated, then TCS is higher of 5% or 2x the rate given above. ओके सर, यानी एक सिंपल सी बात बोल दी गई है कि अगर बायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करेगा तो उस केस में टीसीएस नहीं काटना होगा, कलेक्ट नहीं करना होगा। पर बायर को एक डिक्लेरेशन देनी होगी टू द सेलर कि मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ, और डिक्लेरेशन का फॉर्म नंबर है 27C, जिसे गूगल पर टाइप करोगे तो निकल कर आ जाएगा ये फॉर्म कैसा दिखता है। उसमें सबकी डिटेल्स होगी, इसकी डिक्लेरेशन होगी, साइन होंगे, और ये जो सेलर है वो डिक्लेरेशन को जिस भी महीने में रिसीव होगी उसके नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक डिपॉजिट करा देगा। ये अपना काम कर देगा। इससे पहले हमने एक चीज़ और भी जानी थी, आई थिंक यहाँ पर कहीं लिखा होगा। हाँ जी, जब हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, आगे बेचने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, उस केस में भी टीसीएस का कोई फंडा नहीं लगता है। और नहीं विश्वास है तो एक काम करना, दारू खरीद कर देख लेना, पता लग जाएगा उस पर टीसीएस है कि नहीं है। ये आपका होमवर्क है। अरे मत करना यार, आपके पेरेंट्स मुझे पकड़ेंगे फिर। क्या सिखाया आपने? मैं तो इनकम टैक्स सिखा रहा हूँ। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर टीसीएस है। आप चेक करने जा रहे हैं कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं तो क्या उसमें वो सामने वाला पार्टी टीसीएस कलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। खैर, अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे होगा, 50 लाख से नीचे होगा, तो भी उसको टीसीएस लेने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे लगता है इससे ज़्यादा टर्नओवर ही मिलेगा दारू वाली दुकानों का, भर भर के जो है सेल होती है इनकी। वो अलग बात है, इन्होंने अगर जानबूझ के रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, घपला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टीसीएस कलेक्टेड डेबिट रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर है। टीसीएस कब कलेक्ट करना है? देखिए, इस केस में उल्टा हो गया कॉन्सेप्ट। जो सेलर है उसको बायर से पैसा, तो बायर उसका क्या हो गया? डेटर। डेटर को आप क्या करते हो? डेबिट। मतलब अगर ये मिस्टर ए हैं और 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन है तो उस केस में आप 1 लाख को क्या करेंगे? आप डेटर डेबिट टू इनकम। इनकम मतलब रेवेन्यू।
मतलब वैसे तो कॉस्ट माइनस करोगे तो आपकी प्रॉफिट आएगा, बट इनकम रेवेन्यू स्लैश कर कर लिखते हैं, ट्रेड टर्मिनोलॉजी है। तो जब आप यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं इसको, या एक्चुअली में कलेक्ट कर रहे हैं पैसा, रिसीव कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर, उसी टाइम आप टीसीएस बुक कर लेंगे कि भाई टीसीएस भी लूंगा, टैक्स भी कलेक्ट करूंगा, तो जो भी आपका रुपया है उससे अतिरिक्त आप टीसीएस भी लेंगे। कुछ और पॉइंट्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। पर्सन ग्रांट्स राइट्स ऑफ पार्किंग लॉट्स, टोल प्लाजा, माइनिंग एक्टिविटी एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू एनीवन एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी। उसमें 2% की टीसीएस रेट है, जिसको रिड्यूस कर कर 1.75% कर दिया गया है, यानी 75% से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। कर कर देख लेना क्या आएगा, मुझे खुद नहीं पता, मैं फिर भी कर कर देख लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75, नहीं ये तो 1.5% आ रहा है देखा जाए तो। अगर 75% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5% आ रहा है, बट इन्होंने 1.75% इसको करा है। तो इसे भी हम स्टडी मटेरियल से भी चेक करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि बिल्कुल ठीक है। ये प्रोविजन क्या कहते हैं, दोबारा से देखेंगे इसको। पर्सन जो है राइट्स ग्रांट कर रहा है, पर्सन जो है राइट को ग्रांट कर रहा है। पार्किंग लॉट के राइट हो सकते हैं, पार्किंग लॉट को यूज़ करने के राइट होते हैं, टोल प्लाजा को यूज़ करने के राइट होते हैं, माइनिंग एक्टिविटी के लिए राइट होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी को देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा किसी को भी देगा तो उस राइट के बदले पैसा कलेक्ट करेगा और उस पैसे के साथ टीसीएस भी कलेक्ट करना होगा। सेल ऑफ मोटर व्हीकल इन रिटेल ट्रेड, रिटेल यानी डायरेक्टली कंज्यूमर को जो बिक रही है उसकी बात कर रहे हैं, डीलर को बिक रही है उसकी बात नहीं हो रही है। अगर कार का प्राइस 10 लाख रुपए से ज़्यादा है एक ट्रांजेक्शन में तो 1% का टीसीएस, और डेफिनेटली कोविड पीरियड में 0.75% का टीसीएस जो है आपको कलेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको जो है 10 लाख से ऊपर की कार खरीद कर देखनी होगी कि सामने वाला बंदा टीसीएस लगा रहा है या नहीं लगा रहा। आखिरी कॉन्सेप्ट जो कि अमेंडमेंट भी है, और ये 1 अक्टूबर 2020 से आई है, इससे पहले थी नहीं। इसमें इन्होंने क्या किया है, सेक्शन नंबर 206C का IG एक नया क्लॉज लेकर आए हैं, ओवरसीज रेमिटेंस और एन ओवरसीज टूर पैकेज। इंडिया के बाहर पैसा भेजना हो या फिर बाहर का टूर पैकेज लेना हो, ये कहता है फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम who receives any amount from the buyer who purchases the package at the rate of 5% of such amount। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं यूरोप का टूर बेचेंगे, अमेरिका का बेचेंगे, ऑस्ट्रेलिया का बेचेंगे, 30 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का टूर होता है ना, थाईलैंड का, मॉरिशस का। तो जो टूर प्रोग्राम बेच रहे हैं जिसमें ट्रैवल है, टिकट्स होगी, रहना होगा, खाना होगा, घूमना होगा, वो पैकेज प्रोग्राम वालों को बोला गया है कि आप जब ये बेचेंगे टूर प्रोग्राम के लिए तो उस केस में जो है 5% जो है टीसीएस भी ले लेना। अगर आपको ये टेस्ट करना है प्रैक्टिकली तो आपको बाहर जाना पड़ेगा या फिर टूर ऑपरेटर के पास जाके चेक कर सकते हो कि वाकई में वो टीसीएस लगा रहा है। तो एक हो गया यहाँ पर जो प्रोविजन इंसर्ट करे गए हैं जहाँ पे टीसीएस लेना होगा। दूसरा, बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर हु रिसीव्स अमाउंट अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ द आरबीआई फॉर ओवरसीज रेमिटेंस फ्रॉम अ बायर बीइंग अ पर्सन रेमिटिंग सच अमाउंट आउट ऑफ इंडिया एट द फॉलोइंग रेट्स, मतलब टीसीएस कटेगा एट द फॉलोइंग रेट्स। पहले वाले का पता लग गया टूर प्रोग्राम वालों का। दूसरा है ऑथराइज डीलर, क्योंकि कभी भी रेमिटेंस देना होता है, फॉरेन करेंसी में आपको जो है काम करना होता है, तो बिना ऑथराइज्ड डीलर के आप ये काम नहीं कर सकते हो। आरबीआई में रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं होगा, बैंक के साथ एसोसिएशन कहीं ना कहीं होगी। इसमें भी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम निकाली गई है। ये स्कीम क्या है, करीब करीब $2 लाख तक एक लिमिट है, उसमें आप फ्री रेमिटेंस कर सकते हो, ज़्यादा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस केस में जब ये रेमिट कर रहे होंगे तो फॉलोइंग रेट पर इन्हें टीसीएस भी लेना होगा। क्या रेट है, 7 लाख INR तक अमाउंट है अगर पूरे साल की तो टीसीएस नहीं लगाया गया, आप इंडिया के बाहर भेज सकते हैं। अगर 7 लाख से ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो अमाउंट भेज रहा है वो बायर है किस चीज़ का, भाई INR आपको देगा तो वो आपसे फॉरेन करेंसी खरीद रहा है और फॉरेन करेंसी भी ले रहा है, साथ में सर्विस भी ले रहा है इसको रेमिट करवाने की। तो ऑथराइज डीलर उस केस में जो है एग्रीगेट अमाउंट पर जो 7 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्शन है सिर्फ उस अमाउंट पर 5% का टीसीएस भी लेगा। ठीक है ना, मतलब कि अगर मान लो 10 लाख रुपीज़ की अमाउंट है तो 3 लाख रुपए ज़्यादा हो गए, उसका 5% कितना बनेगा, कितना 15,000 रुपये टीसीएस लेगा जी। वेयर द अमाउंट रेमिटेड इज
a loan obtained from any financial institution for the purpose of pursuing any education and amount is greater than 7 lakh is remitted by the buyer. फॉरेन करेंसी लेकर अपनी किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जो है वो पैसा लगाने वाला है, उस केस में 7 लाख रुपए से ऊपर के पोर्शन पर कितना होगा 0.5% ऑफ द अमाउंट और द एग्रीगेट अमाउंट ग्रेटर देन 7 लाख. ये कह रहा है कि भैया हो सकता है कि आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी दें, तो उस केस में जितनी भी अमाउंट होगी 7 लाख से ऊपर वाली पूरे साल में उस पर 0.5% आपको जो है TCS भी लेना होगा. टैक्स हैज़ टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेबल बाय द बायर और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द सीड बायर बाय एनी मोड विच एवर इज अर्लियर. बायर आपको पैसा देगा बाहर पैसा भेजने के लिए, ये उस एजेंट की बात हो रही है. हाँ डेफिनेटली वो जो एजेंट भेजेगा वो डेफिनेटली फॉरेन करेंसी में ही भेजेगा, ये बात तो है ही, बाहर की जो कंट्री होगी उसमें फॉरेन करेंसी में ही जाएगा. बट फिर भी समझने के लिए आप क्या काम कर रहे हो, यहाँ से लेकर पैसा दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हो. उस केस में आपको बाहर से पैसा लेना है तो आप उसको डेबिट करेंगे या आपको पैसा रिसीव होगा. जो भी अर्ली हो रहा है उस टाइम पर आप TCS बुक करेंगे और फिर डेफिनेटली उसके नेक्स्ट मंथ आप जमा भी कराएंगे. नो TCS. अगर बायर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, लीगेशन है, कमीशन है, कंसुलेट है, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट या लोकल अथॉरिटी है या कोई और पर्सन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है, उस केस में उससे आपको TCS नहीं लेना होगा. उस केस में आपको TCS नहीं लेना होगा. एम्बेसी में बता देता हूँ, एम्बेसी वो होती है जैसे कि आपका जापान हो गया, US हो गया, तो उसमें आप जब वीज़ा अप्रूव करवाते हैं तो वो एम्बेसी से होता है. यानी अमेरिका की एक छोटी सी यूनिट इंडिया में सिचुएटेड है, उसे पूरा वही दर्जा दिया गया जैसे वो अमेरिका ही है. वो वाली जगह जो है अमेरिका ही है. जापानीज़ एम्बेसी की जगह है वो जापान ही है और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी लॉज रेगुलेशन नहीं चला सकते हो उसके इनसाइड. तो ये चीज़ यहाँ मेंशन करी हुई है. वो होती है एम्बेसी. जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था उन जगहों पर कमीशन, हाई कमीशन खुली हुई है, तो वहाँ पर भी एम्बेसी का काम हाई कमीशन करती है. साथ में लीगेशन. ये लीगेशन क्या होती है? लीगेशन भी जो है डिप्लोमेटिक मिनिस्टर होता है, जो एम्बेसडर से नीचे होता है. हर कंट्री के एम्बेसडर्स होते हैं, उससे जो नीचे की पोजीशन वाला होता है वो लीगेशन होता है. कमीशन भी जो हाई कमीशन है उसी से वर्ड निकला है. कॉन्सुलेट और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन भी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इवन मैं कॉन्सुलेट भी आपको बता देता हूँ क्या होता है डिटेल में देखकर. कॉन्सुलेट जो है वो भी डिप्लोमेटिक मिशन है. देखो सबके अलग अलग नाम है, इनकी पोजीशंस दे रखी है. अब ये डिप्लोमेटिक मिशन क्या होते हैं, अगर आप इंडिया में IAS करते हैं तो IAS की तैयारी करते हैं तो उसमें कई सारी पोजीशंस होती है. उसमें IRS भी होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IFS भी होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस. तो उसमें भी आपको जो है बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है. इंडिया की भी बहुत सारी पोस्ट हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना होगा, आपको जाना होगा. उसमें भी जो है आप उसे डिप्लोमेटिक मिशन बोलते हैं. तो बाहर की कंट्री का कोई यहाँ पर बंदा रहेगा, उस कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा या फिर एक तरह से उसकी एम्बेसी का हेड होगा, तो उन सब लोगों को बोला गया है अगर उनको आप सर्विस दे रहे हैं तो आपके लिए TCS आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ बायर इज़ लाइबल टू डू TDS अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट. बायर यानी खरीदने वाला, उसको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के टाइम से पहले अगर उसको TDS काटना है तो फिर TCS नहीं लगेगा, दोनों में से एक ही लगेगा एक टाइम पर. तो ये भी यहाँ पर प्रोविजन डाल दिया गया है. एंड नो TCS बाय ऑथराइज डीलर ऑन एन अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सम हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द सेलर. मतलब सेलर के थ्रू रूट होने वाला है तो फिर उस केस में ऑथराइज डीलर की लाइबिलिटी हट जाती है, उस केस में सेलर की लाइबिलिटी आ जाएगी. तो ये प्रोविज़न है. ऑथराइज डीलर है, बायर है, सेलर है. बायर खरीद रहा है, सेलर बेच रहा है और डीलर सिर्फ उसको फैसिलिटेट कर रहा है इस ट्रांजेक्शन को. रिसेंटली आया तो इस पर क्लैरिटी धीरे धीरे मिलेगी आपको जैसे जैसे और क्वेश्चन आएंगे. रिसेंटली कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करी जाती है तो उस पर क्लैरिटी लेने में टाइम लगता है. सेक्शन नंबर 206C(1)(h). Seller who receives any amount as consideration for sale of goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh in any previous year other than exported goods or goods covered under subsection 1, 1F and 1G. आपको यहाँ पर पढ़ाया हुआ है कि 1, 1F क्या होता है, 1G क्या होता है, नहीं पढ़ाया हुआ आपको. तो इसे आपको जो है बुक से देखना है, ये आपका होमवर्क है कि इन सब सेक्शन में क्या बातें लिखी हुई है. तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेलर
जो रिसीव कर रहा है एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स और एग्रीगेट वैल्यू जो है पूरे प्रीवियस ईयर में 50 लाख से एक्सीड कर रही है, उस केस में उस पर प्रोविजंस लगेंगे 0.1% और डेफिनेटली 31 मार्च तक कोविड के चलते 75% रेट हो गई है, उस पर TCS कलेक्ट करना होगा. नो TCS इज रिक्वायर्ड इफ बायर इज लाइबल टू डिडक्ट TDS अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट. ऑन द गुड्स परचेज बाय हिम आएगा फ्रॉम द सेलर एंड ही हैज डिडक्टेड द टैक्स. पैन आधार नहीं प्रोवाइड करा तो रेट 0.1% नहीं बल्कि 1% हो जाएगी, या ट्वाइस द रेट विच इज स्पेसिफाइड विच एवर इज हायर. तो यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कुल मिलाकर तो TCS के कितने सेक्शन हो गए. पहले आपका हो गया 206C और 206C के जो है बहुत सारे क्लॉसेज हैं जिसमें 1A में लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन दी जा सकती है और डिक्लेरेशन के तहत जो है आप TCS नहीं काटेंगे क्योंकि वो उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करेगा. उसके बाद हमने देखा 1G जो है वो ओवरसीज़ रेमिटेंस का है. 1G जो है वो ओवरसीज़ रेमिटेंस का है. सेक्शन नंबर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. ओवरसीज टूर पैकेज 1G, हाँ जी, इस पर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया. उसके बाद है 1H, सेल ऑफ गुड्स 50 लाख रुपए से ज़्यादा पूरे प्रीवियस ईयर में. उस केस में भी जो है 0.1% की रेट है. आपको इतना याद करना है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स इट. बाकी इसकी बहुत डिटेल गाइडलाइंस दे रखी है आपकी बुक में और आप वहाँ से भी जो है इसकी रीडिंग लगा सकते हैं. इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हम जो इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बट पहले हम एडवांस टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे. और ये जितना भी मैंने आपको कराया TDS TCS एडवांस टेक्स्ट, इसको आप स्टडी मटेरियल से भी रीड करेंगे. डाउट्स आएंगे तो मुझसे आप पूछेंगे भी. 2 क्लासेस में 3 क्लासेस में आपका ये हो जाएगा. फिर हम सैलरी को करेंगे और फटाफट से जो है एक हफ्ते के अंदर आपका टैक्स कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन विल स्टार्ट योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड. जय हिंद एंड बाय बाय.